जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो है इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन क्लास का पहला सेगमेंट जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को समझना हो तो उसके अंदर दो तरीके आपके पास मेनली होने चाहिए। पहला आपके पास जो तरीका होना चाहिए दैट शुड बी हॉरिजेंटल, पहले पास आपका हॉरिजेंटल तरीका होना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए दैट इज़ वर्टिकल। तो कुल मिला के जो है हॉरिजेंटल का मतलब क्या हो गया? हॉरिजेंटल का मतलब हो गया कि जहाँ आप खड़े हैं, जिस देश में आप मौजूद हैं, वहाँ से आप अपने आप को एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर आप बैठे हुए हैं और आप इंडिया के अंदर जो है आप बैठ के जो है फॉरेन पॉलिसी समझ रहे हैं, मतलब दुनिया भर की डिप्लोमेसी को समझना चाह रहे हैं। ठीक है। तो और ख़ासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि क्या कहते हैं, मतलब कि जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो आपको मैंने कहा था कि पहले जो है इसको समझने के लिए हॉरिजेंटली अपने आप को एक्सपेंड कीजिए। हॉरिजेंटली अपने आप को एक्सपेंड करने का मतलब है कि इंडिया के पड़ोसी देश सबसे पहले आने चाहिए, जिसमें आपका जो है सबसे नीचे मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, आपका नेपाल हो गया, और आपका बांग्लादेश हो गया, और साथ में इंडिया। ये 8 देश मिला के सार्क नेशन कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये जो है आपका सार्क जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक इन 1965 वी हैड स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेरी एलोबरेटिव मैनर in the next upcoming classes. अपार्ट ऑफ इट देर आर साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद जब आप इधर पड़ोसी देश हो जाए तो उसके बाद आप अपने आप को एक्सपेंड कीजिए किस तरफ? साउथ ईस्ट एशिया की साइड में। साउथ ईस्ट एशिया की साइड में जो है आप देखेंगे कि 10 कंट्रीज़ का मिलाकर एक ग्रुप बनता है, जिसको कहते हैं आसियान। आसियान की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशंस ये कहा जाता है। इसके अंदर 10 कंट्री आती है, जिसमें म्यांमार हो गया सबसे पहले, थाईलैंड हो गया, उसके बाद आपको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और ये 5। उसके बाद जो नीचे आप जाएंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, और इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 देश मिला के जो है आसियान बनता है। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे नीचे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और मतलब कि आपका जो है ओशिनिया, अगर कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो देश हैं उनके साथ क्या टाइप्स हैं, क्या रिलेशंस हैं, उसको अंडरस्टैंड करना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री ऑस्ट्रेलिया खुद है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर बगल में देखेंगे न्यूजीलैंड है, आपका पप्पू न्यू गिनी है, उसके बाद आपका जो है तिमोर लिस्ते है। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आप जो है इधर साइड को वेस्ट एशिया में जा सकते हैं। वेस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं, चाहे आपका जो है सऊदी अरबिया हो, यमन हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो। ठीक है। आपका उसके बाद जो है आपका टर्की हो, टर्की के बाद आपका ईरान हो। ठीक है ना। दीज आर द कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसका सेंट्रल एशिया में अगर आप चले जाएंगे तो सेंट्रल एशिया में 5 देश है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद उज्बेकिस्तान। ठीक है। उसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो रसिया। ठीक है, रसिया के साथ। इसके बाद आप यूरोप में चले जाएँ तो यूरोपियन यूनियन को स्टडी कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम को स्टडी कर लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके साथ हमारे क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है बहुत सारे देश आते हैं, 27 आपका आई थिंक 27 कंट्रीज आई थिंक देर आर इन यूरोपियन यूनियंस। आप इंडिविजुअल रिलेशंस को भी स्टडी कर सकते हैं कि हमारे फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ, पोर्तुगीज़ के साथ जो है हमारे क्या रिलेशनशिप है, हमारे जो है बेल्जियम के साथ क्या रिलेशन है, हमारे यूक्रेन के साथ क्या है, हमारे नीदरलैंड के साथ क्या रिलेशन है। ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो फिनलैंड, स्वीडन, आपके इनके साथ हमारे क्या रिलेशन है। ठीक है। नॉर्वे के साथ हमारे क्या रिलेशन है, ग्रीनलैंड के साथ क्या क्या रिलेशन है, आइसलैंड के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये स्टडी कर सकते हैं। उधर आप क्या चलिए अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, दो पोर्शन में। नॉर्दर्न अमेरिका में आप मेनली जो है कनाडा और यूएसए को देख सकते हैं, और नीचे अगर आप आएंगे तो सेंट्रल अमेरिका के अंदर कुछ कंट्रीज मिल जाएगी आपको। निकारागुआ मिल जाएगा आपका, हॉन्डरस मिल जाएगा आपको, पनामा मिल जाएगा। ये सारी कंट्रीज़ हो गई। ठीक है। उसके बाद आपका लैटिन अमेरिका में आप बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील हो गई आपकी, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है। ठीक है ना। बोलीविया है, आपका वेंजुएला है। ठीक है। इक्वाडोर है, बहुत सारी कंट्रीज़, पुरुग्वे है, पुरुग्वे है। ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ जिनके साथ जो है रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर हॉरिजेंटली आप अपने आप को एक्सपेंड कर दीजिए। उसके बाद दूसरा तरीका क्या, उसके बाद मैंने आपको बताया था किसके बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसके अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपको टर्म मिलेंगे बार बार रिपीट करते हुए, कंसिस्टेंटली आप इसको फेस करेंगे। जिसमें से 3 जो टर्म है उसमें से पहला जो आपके पास था वो अलाइंस। जब एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करती है उसे कहते हैं आपका अलाइंस। जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे पावरफुल कंट्री के साथ रिलेशन क्रिएट करती है तो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और तीसरा मैंने आपको बताया था जियो पॉलिटिक्स। जब किसी देश की जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके अकॉर्डिंगली जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स।
ठीक है। उसके बाद मैंने 3 डिटर्मिनेंट्स और बताए थे कि कोई भी देश के अंदर जब फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके अंदर 3 डिटर्मिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका डोमेस्टिक, कि उसका डोमेस्टिकली इकोनॉमी, जियोग्राफी या आपका कल्चर क्या है। उसके बाद जो दूसरा डिटर्मिनेंट होता है वो आपका वो सिस्टमेटिक होता है कि क्या क्या कॉज रहे, क्या इफेक्ट रहे और उसके अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन रहा, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज़ द इंडिविजुअल, कि भाई उस पर्टिकुलर कंट्री का लीडर कैसा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको देखते हुए आप जो है अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आई विल से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर अगर पहले राजदूत का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है, फॉरेन डिप्लोमेट का दर्जा किसी को दिया जाता है, तो दैट इज़ हनुमान जी, जो कि श्रीलंका में जो है श्री रामचंद्र जी का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ गए थे, रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे गए थे, और उन्होंने बताया था कि भाई जो आपने जो है दुर्व्यवहार जो किया है, ठीक है ना, उसका क्या कहते हैं मतलब खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। सो जस्ट कीप योर सेल्फ इन टू द कन्फाइंड एरिया, ओके, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है अगर आज की करंट सिनेरियो देखे तो हमारे पास 3D फैक्टर है। 3D फैक्टर क्या होता है, जब किसी देश के पास 3D जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसमें से एक होता है आपका क्या, दैट इज़ डेमोक्रेसी। ज़्यादातर देश जो है उन सारे देशों के साथ रिलेशन बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं जिनके अंदर डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तभी तो अलाउ कर पाएगा ना कोई दूसरे देश को अपने अंदर घुसने में, ठीक है। और जहाँ पे भाई क्या कहते हैं मतलब कि अथॉरिटेरियन अगर गवर्नमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे जो है बिजनेस करना इज़ नॉट ईजी। और इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका बेनिफिट इंडिया को मिलता है। दूसरा, अगर हम डेमोक्रेसी के अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो दैट इज़ सेकंड वर्ड इज़ व्हाट, डेमोग्राफिक डिविडेंड। 15 से लेकर 45 साल की उम्र के अंदर जो है पॉपुलेशन जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा होती है, वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कमाने वाला सेक्शन माना जाता है। और इंडिया जो है इसके अंदर दुनिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। 64.3% जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर आती है। उसके बाद तीसरा डी जो हमारे पास है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि भाई किसी भी मार्केट के लिए चाहिए होता है डिमांड, और डिमांड उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। हमारे पास जो 130-40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिमांड है, और इसी डिमांड को देखते हुए जो है दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है या कंपनीज़ है वो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाह रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो द वेरी बेनिफिशियल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। अपार्ट ऑफ इट, ये था आपका हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्टिकल syllabus of international relation. Vertical syllabus means what? Vertical syllabus means that you start from the top and you goes to the bottom, or rather you start from the bottom and goes to the top. मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक की जो है स्ट्रेटजी वो कैसे हो सकती है। 1947 से लेकर आज 2022 में जब हम खड़े हैं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है, उससे पहले आपको पता होगा कि फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स में जो है हम लोग कानून नहीं बना सकते थे, या फॉरेन पॉलिसी जो है उसे बनाने का जो अधिकार था वो हमारे पास नहीं था, बिकॉज वी वर द स्लाव कंट्री दैट टाइम। सो स्लाव कंट्रीज़ के अंदर ये जो जिम्मेदारी थी उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले रखी थी, क्योंकि उनका हमारे पर राज था। लेकिन आफ्टर 1947 वी बिकेम सॉवरेन, वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर दैट वी फ्रेम्ड आर ऑन फॉरेन पॉलिसी। एंड फ्रॉम since 1947 till 2022, what are the relations, what are the foreign policies that we have maintained, that we need to understand and analyze about such things. That is that when you analyze the foreign policy since 1947 till 2022, that is called the vertical shape of your एनालिसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो 1947 से लेकर यहाँ तक जो अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उसको हम 6 पार्ट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम 1947 टिल 1962 द फर्स्ट फेज यू कैन फाइंड आउट, फ्रॉम 1962 टिल 1971 दैट इज़ द सेकेंड फेज, एंड फ्रॉम 1971 till I will say 1991, that is the I will say the fourth phase that we had, and from 1991 till 19 no sorry third phase, sorry, and from 1991 till 1998 that is the fourth phase, and from 1998 till 2013 that is our fifth phase, and from 2013 till 2022 राइट नाउ दैट इज़ सिक्स्थ फेज। तो 6 फेज में जो है हम वर्टिकल शेप को मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये समझ गए आप तो आप 2-3 सब्जेक्ट इसके साथ ऑटोमेटिकली ही उसका एक कहते हैं ना कि एक बेस तैयार हो जाएगा, या उसका एक ग्राउंड आपके लिए तैयार हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाते हैं
ठीक है, उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से सिलेबस आपका फ्रेम कर रखा है, कभी आप उसकी स्टडी करना। उसमें भी आपको जो है 1947 से लेकर 2022 तक के जिस पूरे फेज़ को जो है ऐसे डिवाइड कर रखा है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स के अंदर जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी डिफाइन किया गया है, मतलब इसी तरीके से लेयर्स बनाए गए हैं। और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो पॉलिटी, बिकॉज द डेमोक्रेसी केम इन इंडिया आफ्टर 1947 एंड वी स्टार्टेड running and ruling our nation according to the policies we frame, and the policies what we framed that you can understand by these phases। तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैंने क्योंकि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जियो डोमेस्टिक जो आपकी पॉलिसी होती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी से ही इंस्पायर्ड होती है, या यूँ कह लीजिए कि इंटरनेशनल या ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में आपका जो है डोमेस्टिक पॉलिसी भी फ्रेम की जाती है। गेटिंग द पॉइंट। तो मतलब कुल मिला के जो है ये सब्जेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे आपको हेल्प करेगा कि इंडिया के बाहर आपको समझने के लिए जो है आपको मतलब मदद करेगा चीज़ों को। नो, यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इनसाइड ऑफ द कंट्री टू, ठीक है ना। सो आई थिंक वी शुड गो फॉर द नाउ द फेसेस दैट वी आर गोइंग टू हैव। तो फेस की बात करें तो सबसे पहला फेस जो हमारे पास है, पहला फेस हमारे पास है दैट इज़ व्हाट, पहला फेज़ जो हमारे पास है उस फेज़ के अंदर क्या था, 1947 से लेकर 62 तक जो हमारा पहला फेज़ है, इस फेज़ के अंदर हुआ क्या बेसिकली। सबसे पहले 1947 में जब हम लोग स्टार्ट हुए थे तो उससे पहले 1947 से पहले या 1945 से पहले की बात करूँ मैं, थोड़ा और 2 साल पीछे चले जाता हूँ। ये दुनिया जो थी वो यूनिपोलर हुआ करती थी। यूनिपोलर का मतलब क्या होता था कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो है जो सारी की सारी पावर जो लेके बैठा हुआ था ब्रिटेन लेके बैठा हुआ था। कहते हैं कि 2/3 हिस्सों पे जो है ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, राज हुआ करता था। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के समय में उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि अगर ईस्ट में अस्त होता था तो वो वेस्ट में मतलब कि ईस्ट में अस्त होता था तो वो वेस्ट में होते थे, और वेस्ट में अस्त होता था तो वो ईस्ट में होते थे। खैर वो अलग बात है कि जिन अंग्रेज़ों के अहंकार का सूरज कभी नहीं डूबता था, आज उन्हीं अंग्रेज़ों के कपड़े जो है हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट या तब यूनिपोलर हुआ करता था, मतलब पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर तबका था वो ब्रिटेन खुद था अपने आप में, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, 1945 में जो है जर्मनी, ब्रिटेन, रसिया और आपका फ्रांस, इटली, सब के सब आपस में लड़ भिड़ गए, और लड़ने भिड़ने की वजह से इनकी इकोनॉमी, पॉलिटी, मतलब कि डेमोग्राफी सब बर्बाद हो गई। और सबके बर्बाद होने की वजह से क्या हो गया, ये जो यूनिपोलर था वो आपका जो है ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद जो जो सबसे बड़ी पावर बन के उभरी, उसमें सबसे पहला नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, एंड दूसरा उस साइड में जो है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक दैट इज़ यूएसएसआर। तो एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए। अब ये जो यूनिपोलर जो मतलब कि आपका जो वर्ल्ड था, ठीक है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है आपका बाईपोलर बन गया। ठीक है, अब दो क्या कहते हैं मतलब कि जो है मतलब शक्तियाँ जो है उभरी, ठीक है, दुनिया के अंदर। और इन दोनों के बीच में जो है अब अपने आप को सुपर पावर बनाने की लड़ाई शुरू हो गई कि भाई मैं सुपर पावर हूँ तो मैं सुपर पावर हूँ। यूएसए कह रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ, यूएसएसआर कह रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ, और इन दो सुपर पावर के बीच की लड़ाई हो गई। और ये क्या करने लग गए, ये लोग जो है अपने इन्फ्लुएंस में बाकी कंट्रीज़ को लेने लग गए। यूएसएसआर अपनी कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी को जो है अपने तरफ लेके आने लग गया। देखिए, हालांकि दीज वर्ड्स आर नॉट फैमिलियर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इसकी जगह पे जो है मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं, क्या ही मैं बोलूँ, मतलब चलो मैं अभी फ़िलहाल इसी वर्ड से काम चलाता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। टोटलिटेरियनिज्म फ्रॉम अमेरिका फ्री यूएसए, चलो कोई बात नहीं। तो इधर ये कम्युनिज्म की तरफ सारे देशों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और उधर जो वो कैपिटलिज्म की तरफ जो है अमेरिका यूएसए जो है अपने आप को मतलब कि देशों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब ऐसे में क्या था, इंडिया जैसे देश के सामने प्रॉब्लम क्या चली थी, इंडिया के सामने प्रॉब्लम चली थी कि यार यूएसए की साइड जाए या यूएसएसआर की साइड जाए। अब यूएसए की साइड जाएंगे तो यूएसएसआर नाराज़ हो जाएगा, और यूएसएसआर के साथ जाएंगे तो यूएसए नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो बाईपोलर जो मतलब कि जो जो दो क्या कहते हैं मतलब जो शक्तियाँ थी, उनके सामने हम क्या करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के आगे। और उसके लिए जो है हमारे तब के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या यूँ कह लें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कोल्ड वॉर के इस बाईपोलर और कोल्ड वॉर के वर्ल्ड के टाइम पे जो है इंडिया ने चूज़ किया कि दैट वी विल बी नॉट अलाइंड, मतलब हम जो है किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, मगर हम किसी देश के भी खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है, जो देश हमें जो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है हम उसको लेंगे, और जो चीज़ें जिसके पास गलत है हम उसमें उसका साथ नहीं देंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन हमारा सबसे सुप्रीम एजेंडा रहेगा, हमेशा रहेगा कि ह्यूमैनिटेरियन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी डिमांड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ नेहरू जी एट दैट टाइम। सो ही डिसाइडेड दैट वी विल नॉट गो विद एनी कंट्री एंड वी विल नॉट बी अलाइंड विद एनी कंट्री एंड वी विल गो विद द
नॉन अलाइनमेंट। और ये जो नॉन अलाइनमेंट है यही बन गया बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले अगर लीडर की बात करें तो दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फाउंडर मेंबर माने जाते हैं NAM के नाम के, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने पहले जो अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी, देखो फॉरेन पॉलिसी की बिगनिंग समझ में आ गई कि पहले हमने जो फॉरेन पॉलिसी रखी वो कैसी रखी कि हम लोग जो है बायपोलर में नहीं फंसे और हम लोगों ने अपने आप को नॉन अलाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारी पहली फॉरेन पॉलिसी थी कि हम लोग किसी भी मतलब कि जो हम शक्ति के साथ जो है नहीं जाएंगे और हम लोग जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चलेंगे, जिसका जो अच्छा होगा वो लेंगे, जिसका जो बुरा होगा हम उसे रिजेक्ट करेंगे। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉलिसी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी 1947 से लेकर 62 के बीच में, अभी देखें हम क्या क्या होगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग फाउंडिंग मेंबर थे और 1961 में जो है वो आपका फाइनली जो है इस्टेब्लिश हुआ था आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके बाद इंडिया इमर्ज एज द लीडर ऑफ द एशिया। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ था कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए थे। अफ्रीका के भी काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए थे, इधर इंडोनेशिया, सिंगापुर हो गया आपका, नॉर्थ कोरिया और क्या कहते हैं साउथ कोरिया, ये सब भी, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, ये सब भी क्या कहते हैं देश जो है आज़ाद हुए थे, ठीक है। ऐसे में क्या हो गया कि जब नेहरू जी ने इतनी बोल्डनेस दिखाकर और यूएसए और यूएसएसआर को कह दिया खुले तौर पे कि हम तुम लोगों के इस जो है मतलब कि रंजिश के अंदर जो है शामिल नहीं होंगे और हम लोग जो है अपना एक नया आयाम ढूंढेंगे, नया क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका रास्ता मतलब कि जो है हम एहतियात करेंगे। तो ऐसे में क्या हो गया कि लोगों को लगा कि यार नेहरू जी इज़ अ पावरफुल मैन यार, मतलब ही इज़ और आफ्टर ऑल इंडिया ये जब मैंने कहा ना इंडिया की जियो पॉलिटिक्स बहुत मतलब स्ट्रांग है, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, हम लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ से दुनिया भर के जहाज जाते हैं, ठीक है। अगर हिंदुस्तान अगर अपनी पे आ गया ना, अगर हिंदुस्तान अगर अपनी पे आ गया तो किसी, क्योंकि दुनिया का मतलब समझ लो कि दुनिया का आज भी 95% के अराउंड जो है 90 to 95% जो मतलब ट्रेड होता है वो ट्रेड किससे होता है, समंदर से ही होता है, ठीक है। और समंदर में कौन बैठा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे इंडो पैसिफिक के अंदर, इंडो पैसिफिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट। और इंडो पैसिफिक में पैसिफिक इंडो के बिना अधूरा है। इंडो मीन्स व्हाट, दैट इज इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में कौन बैठा हुआ है, इंडिया। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी स्ट्रांग है। तो ऐसे में क्या है कि कोई भी देश जो है वो इंडिया को मतलब दरकिनार करके नहीं चल सकता। इंडिया के साथ मतलब कि जो है मतलब इंडिया के खिलाफ जाके जो है रहना, आई थिंक मतलब वही वाली बात है कि मतलब जंगल में रह के शेर से बैर, तो ये सब चीज़ें इज़ नॉट पॉसिबल विद इंडिया, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे में क्या हो गया कि भाई तो मतलब कि लोगों को लगा कि यार नेहरू इज़ अ वेरी मतलब क्या कहते हैं मतलब बोल्ड पर्सनैलिटी एंड आई थिंक वी शुड गो विद हिम। तो जो कई सारे देश थे जैसे कि इंडोनेशिया के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर सुकरानू, ही ऑल्सो केम विद नेहरू जी। एंड वही आपका जो है उधर साइड को हुआ करता था, दैट इज़ आई थिंक इजिप्ट के अंदर नासिर हुआ करते थे। तो नासिर जो थे आपका कैप्टन नासिर जो थे वो भी जो है मतलब कि आपके नेहरू जी के साथ उधर जो है मतलब कि स्लाव देशों ने मिलकर क्या कर लिया, जिस स्लाव की वजह से याद है स्लाव पैन स्लाविज्म जो रसिया ने लॉन्च किया था आपका 1914 में, जिन स्लाव देशों की वजह से जो है आपका जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और इसके रिटेलिएशन में वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वो जो उसकी जड़ थी, जो रूट था स्लाव, उन स्लाव देशों ने कहा कि ना हम जाएंगे रसिया के साथ, हम ना जाएंगे यूरोप के साथ, हम लोग अपना एक अलग से संगठन बनाएंगे। और उसमें लगभग 12 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था यूगोस्लाविया, ठीक है। तो यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया के अंदर उस टाइम पे लीडर हुआ करते थे टीटो। तो टीटो वॉज द लीडर ऑफ यूगोस्लाविया। और वो 12 देशों के, उनको भी नेहरू जी का ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे ना यूएसए के साथ जाएंगे, हम लोग जाएंगे किसके साथ, नेहरू जी के साथ। कि नेहरू जी इज़ द ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, यार क्या कमाल के इंसान है। एक तो मतलब कि ना कहते ना, देखो दुनिया भर में क्या कहते हैं मतलब कि जो है इंडिपेंडेंस के मूवमेंट चले, लेकिन इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो सबसे अलग है, क्योंकि इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन नहीं है। रिवॉल्यूशन हथियार के दम पे होते हैं, ठीक है। हमने हथियार नहीं उठाया अपने देश की आज़ादी के लिए, हमने कलम उठाया, समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं आपकी भी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है भैया। कलम, कलम की बहुत ताकत होती है, ठीक है। हम, आपको पता है ना कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे देशों में आज़ादी वहाँ पे रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे मूवमेंट, वहाँ पे क्रांति हुई और हमारे यहाँ आंदोलन, ठीक है। आंदोलन जो है शिक्षित वर्ग ही कर सकता है,
ठीक है। और शिक्षित हुआ था हमारे, देखो जितने भी लीडर्स थे हमारे, उनसे पढ़ा लिखा कोई था क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो अंग्रेजों की अंग्रेजी में गलती निकाल दी, वो हमारी हिंदी में नहीं निकाल पाए। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बैरिस्टर मतलब कि लॉ होते हुए मतलब कि जो आपका जो है मतलब कि जब एडवोकेसी के स्टूडेंट थे उस टाइम पे क्या कहते हैं मतलब ब्रिटेन के अंदर जो है उनके लॉज को हिला दिया था। ठीक है ना। तो यू अंडरस्टैंड कि मतलब कि वो अपने आप में कितने बड़े क्या कहते हैं प्रोमिनेंट क्या कहते हैं मतलब कि आपके जो है मतलब पर्सनैलिटी रहे होंगे, या यूँ कह लो कि मतलब कि कितने मतलब कि आपके वेटरन काइंड ऑफ द क्या कहते हैं लॉयर हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद गांधी जी की क्या कहते हैं मतलब कि आपकी नॉलेज और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे तो खैर दुनिया हज़ारों साल में कोई ऐसा इंसान पैदा होता है, मैंने आपको आखिरी लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है। सो देयर वाज क्या कहते हैं गांधी जी, डॉक्टर सुभाष क्या कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनसे पढ़ा लिखा इंसान, मतलब 20वीं शताब्दी का सबसे इनलाइटेंड पर्सनैलिटी में देखा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। कितने लोग, लूमा एम एन रॉय। ठीक है। बहुत लोग हैं हमारे पास क्या कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए आपके। ठीक है। बहुत लोग हैं, एक से एक लोग हैं। मैं नाम लूँ तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सारे के सारे बहुत प्रोमिनेंट लोग थे। ये लोग बहुत जीनियस लोग थे जो कुछ भी है। और इन लोगों ने मतलब कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था, ये पढ़े लिखे वर्ग ने पढ़े लिखे तरीके से जो है क्या कहते हैं देश को आज़ादी दिलवाई। ठीक है। और बाकी और भी लोग हैं, मैं मतलब कि अगर चाहे वो क्या कहते हैं भगत सिंह हो, चाहे क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद हो, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट ये सब लोगों के अंदर समझ जो थी वो काफ़ी डेवलप। और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, वो उसको कोई मना नहीं किया जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ उन्होंने भी ज़्यादा मतलब उन्होंने इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन किया, उन्होंने कोई ग्रुपिंग वाला नहीं कर किया। और वो उतना प्रोमिनेंटली जो है मतलब कि उतना ज़्यादा क्या कहते हैं फेमसली जो है वो लोगों के सामने नहीं आया भी नहीं है। ठीक है ना। दैट इज़ मतलब कि भाई ये हमारा सिंबल बना भी नहीं है आज़ादी का। ठीक है ना। वो अलग बात है कि उनके कंट्रीब्यूशन को देश कभी नहीं भुला सकता और कभी भुला भी नहीं पाएगा। ठीक है। भगत सिंह इज़ अ भगत सिंह। ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दुनिया भर में रिवॉल्यूशन हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो वो लोग बड़ा इंस्पायर थे यार कि गांधी जैसा लीडर था इनके पास। और ऊपर से बिना क्या कहते मतलब लड़े, तो इन्होंने साबित करके दिखा दिया था कि तलवार की ताकत से ज़्यादा तेज जो है ना वो आपके कलम की धार में होती है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मतलब कि नेहरू जी बड़े मतलब पसंदीदा चेहरे बन गए। नेहरू जी वॉज अ वर्ल्ड लीडर। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं ना मोदी जी को जैसे वर्ल्ड लीडर के तौर पे देख रहे हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंटली पाँच छः यही गिने चुने ही तो हैं। ठीक है। और उनमें मोदी जी का नाम हमेशा, क्योंकि मोदी जी सिटिंग लाइक जो बाइडन हैज़ रिसेंटली केम। और पुतिन और जिनपिंग तो खैर है ही है, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है मतलब हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी देश में जाएगा तो उसका स्वागत वेलकम होगा। और बाकी ये लोग जो है ना इनको इनको लेकर एक कहते हैं ना कि एक तरह का एक मतलब एक डाउटफुल तरीके से जो है मतलब इनको देखा जाता है कि यार रिश्ते जोड़ने आया हो या कभी क्या कहते हैं मतलब कि व्यापारिक तौर से हमें कंगाल करने आया हो। तो इस तरह का नज़रिया भी रहता है इनके साथ, तो यू अंडरस्टैंड। तो दैट इज़ ऑल। बट इन इंडिया क्या कहते हैं अबाउट इंडिया, इंडियंस हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि जो है यहाँ पे इन सबको लगा, तो इन लोगों ने ये मैं बता रहा था कि इन सलाविया ने मिलकर जो है स्लाव जो रेस के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उन लोगों ने मिलकर जो है यूगोस्लाविया बनाया। यूगो का मतलब होता है साउथ। और ये साउथ के सारे कंट्रीज थे, साउथ यूरोप में आते हैं, सारे के साउदर्न यूरोप में आते हैं, साउथ ईस्ट के क्या कहते हैं मतलब कि साइड आते हैं। तो इस यूगो यूगो और क्या कहते हैं स्लाव लोगों ने मिलकर यूगोस्लाविया बनाया। उसके लीडर हुआ करते थे टीटो। ठीक है। तो टीटो, नेहरू नेहरू जी, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है इधर द मैन सुकरानू, नासिर। ठीक है। और भी लोग हैं, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। सिंगापुर के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन थे, मैं उनका नाम भूल गया यार। सिंगापुर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस। तो ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, नेहरू जी का सपोर्ट किया एंड इंडिया इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द एशिया। और इंडिया जो है एक लीडर के तौर पे इमर्ज हो गया एशिया के अंदर। ठीक है। बस एक गलती क्या हो गई, सब कुछ बढ़िया था यार, बस नेहरू जी थोड़ा सा क्या हो गया कि ये चीज़ देखकर जो है ज़्यादा जोश में आ गए। और जोश में आने के बाद उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया इंडिया इज़ द लाइट ऑफ द एशिया। ठीक है ना। अब भाई इंडिया इज़ द लाइट ऑफ द एशिया, तो उनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि कहीं चाइना की तरह ये भी अथॉरिटेरियन ना बन जाए। तो ये जो स्टेटमेंट था जो ना नेहरू जी का, इसने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया। बट आफ्टर ऑल फिर भी मतलब देखिए ये एक स्टेटमेंट है जहाँ से
साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के अंदर जो है ना कहीं थोड़ा सा डाउट आ गया इंडिया को लेकर, जब उन्होंने कहा कि द इंडिया इज़ द फेस ऑफ एशिया, ठीक है ना, और साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडिया इज़ द लाइट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। बस यहाँ पे लगा उनको कि यार कहीं ये चाइना की तरह ये भी कहीं क्या कहते हैं हमारे ऊपर भी मतलब कि जो है जैसे चाइना सबको अपने कंट्रोल में लेने की सोच रहा है, वैसे ही ये भी ना कंट्रोल में ले ले। और इस चक्कर में क्या हो गया कि मतलब कि जो है साउथ ईस्ट एशिया के देशों के अंदर थोड़ा बहुत डाउट सा आ गया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ध्यान रखना बहुत सेंसिटिव जॉब है बाबू ये। ठीक है, बहुत सेंसिटिव जॉब है ये। आपका एक वर्ड जो है ना, एक वर्ड मतलब समझ लो कि आप, आई एम टेलिंग यू, आपका एक एक वर्ड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि आपके एक वर्ड से जो है मतलब कि कई बार जो है मतलब पॉलिसीज़ बदल जाती है। तो इसीलिए आपको बहुत सेंसिटिवली आपको जो है इसके अंदर चीज़ें लेनी होती है और आपको जो है आंसराइज करना होता है। नेहरू जी ने ये बात बोली। खैर उसके अलावा देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, एन अफ्रीका इन अ कॉस्ट क्वेस्ट ऑफ अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो इनको लगा कि हालांकि थोड़ा सा डाउट आया, लेकिन अभी डाउट क्लैरिफाई नहीं होगा, अभी देखो धीरे धीरे चलेगा। तो एक तरफ तो यूएसए के साथ जो देश थे, ठीक है, वो सारे के सारे देश, और एक तरफ यूएसएसआर के जो देश थे। अब इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाम बीच में आ गया, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है बीच में आ गया, तो ये बैलेंस हो गया। और इस बैलेंसिंग की वजह से क्या होगा, इस पूरी बैलेंसिंग की वजह से जो है यू विल फाइंड आउट व्हाट कि अब यहाँ पर एक 3 ग्रुप बन गए। हालांकि इनका नाम नॉन अलाइनमेंट था, लेकिन था आपस में ये भी एक ग्रुप ही। कई लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि नेहरू जी आप नॉन अलाइनमेंट की बातें करते हैं और ये है तो ये भी एक ग्रुप ही ना, ये भी तो ग्रुप ही बना रहे हैं, अब इसमें क्या नया बना दिया जो कुछ भी है। बट नेहरू सेड दैट वी हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ imperialism and rather I will say the capturing of markets. We have the policy of coordination and the cooperation among the nations. We do not have the policy of capturing the market of any country. So that was a basic and the major difference between the USA or the USSR or the non-alignment movement. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है सबसे बड़ा झटका हमें लग गया। क्या मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे झटका ये क्या कि अब एक तरफ तो नेहरू जी सबको ले आए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पॉलिसीज थी, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब कि नेहरू जी के इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा डर गए। ठीक है, और चाइना का एग्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, चाइना का एग्रेशन जो बढ़ रहा था और चाइना के नज़दीक आ रहा था इंडिया। उस टाइम में माओ जेडोंग को जो है मतलब कि आई थिंक बारडुंग का क्या कहते हैं, बारडुंग का जो मूवमेंट, बारडुंग का जो मीटिंग हुई थी, बारडुंग की मूवमेंट हुई थी आई थिंक इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडोनेशिया में जो है 1955 में जो है वही लेके आए आपका मतलब कि नेहरू जी खुद लेके आए। यू नो दैट नेहरू जी और मतलब कि जो है आपका चाइना के अंदर जो है पंचशील समझौता साइन हुआ था 1954 में। और पंचशील समझौते की वजह से क्या हो गया कि नेहरू जी ने कहा कि यार चाइना को कैसे आइसोलेट कर रहे हो तुम, यार चाइना इज़ गुड पार्टनर ऑफ अस, हिंदी चीनी भाई भाई, ये कह के वो ले आए चाइना को। और चाइना एग्रेसिव था, चाइना क्या कहते हैं एग्रेशन कर रहा था, एक्सटर्नल एग्रेशन कर रहा था कई सारे देश में। ठीक है, इस चक्कर में क्या होगा कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे इनके अंदर कहीं डर आ गया कि कहीं इंडिया और चाइना मिलकर कहीं कर तो नहीं देंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा कि दोबारा से कॉलोनियलिज्म के डर की वजह से इन लोगों ने कहा ना ना, इंडिया के साथ जाना इज़ नॉट गुड पॉलिसी। और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन लोगों ने जो है इसी डर से जो है अपनी खुद की एक अलग टीम बना ली। ठीक है, और उस टीम का नाम रखा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज़ ASEAN। और इन 10 कंट्रीज में मिलके, ठीक है ना, जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद आपका जो है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर और थाईलैंड और क्या कहते हैं इंडोनेशिया और आपका जो है फिलीपींस, इन 10 ने मिलके बस जैसी जैसी ये देश इधर हुए, ये देश आपका अलग हुए, मतलब कि इन्होंने इंडिया से जो है थोड़ा सा किनारा किया। ठीक है, और चाइना जो है वो क्या कहते हैं गद्दार था। चाइना जो है मतलब कि हम उस पर इतना भरोसा कर रहे थे, चाइना ने क्या किया, चाइना ने मतलब कि पहले तो पंचशील के आड़ में जो है उसने तिब्बत को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, और हम मजबूर थे पंचशील की वजह से कि हम कुछ कह नहीं पाए। ठीक है, और ऊपर से क्या हुआ कि हम लोगों ने उसमें भरोसा कुछ ज़्यादा ही कर लिया था नेहरू जी ने। इस चक्कर में क्या हो गया कि फाइनली उसको मौका मिला और 1962 में उसने इंडिया में भी एग्रेशन स्टार्ट कर दिया। और अभी जो अक्साई चीन का जो एरिया है लगभग आपका 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, बल्कि आई एम टेलिंग यू स्विट्ज़रलैंड जो है वो 41,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया है, और उसके कंपेरिजन 3,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड आपका जो है दैट इज़ मतलब क्या कहते हैं आपका जो है अक्साई चीन का एरिया जो है वो आज चाइना के पास है। ठीक है, तो समझ रहे हो हमारा कब्जे का एरिया इतना जितना में एक देश बच सकता है, इतना चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश पे भी उसने एक्सटर्नल एग्रेशन किया, बट खैर
हम काफ़ी हद तक बचाने में, पहले तो उन्होंने खुद ही वॉर किया, बाद में उन्होंने जो है खुद ही मतलब कि आपका जो है फीस सीज़ फायर क्या कहते हैं मतलब लागू कर दिया। तो ये हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। इसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी वजह से हम हो गए इंटरनेशनली एक्सपोज। अब हम इंटरनेशनली एक्सपोज कैसे हो गए कि भाई दुनिया भर के देशों को लगा कि यार जो नेहरू कह रहा था कि मतलब कि यार हम लीडर हैं एशिया के, या हम लीडर हैं एशिया अफ्रीका के, ये तो इनके तो खुद देश में क्या कहते हैं मतलब कि आर्मी जो है वो मतलब कि आपका जो है इनके पास पहनने के लिए कार्गो नहीं है, ठीक है, इनके पास क्या कहते हैं मतलब लड़ने के लिए हथियार नहीं है, ये क्या हमारी हिफाजत करेगा। और इससे क्या होगा कि इंडिया के जो है इमेज के ऊपर ग्लोबली जो है एक बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग में रही, और सिर्फ यही नहीं काफ़ी सारी है। हालांकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थी, नेहरू जी ने स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया ना कि जो हम लीडर बन के उभरे उसका कारण सिर्फ एक ये नहीं था कि हमने खुल कर क्या कहते हैं मतलब कि जो है यूएसए और यूएसएसआर के साथ आने से मना कर दिया, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। हमारा हमारा जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में जो 44 लाइन जो है आपका 44 ही है ना, 44 क्या कहते हैं लाइन जो है उसका डिस्प्यूट का सेटल करवाना, या आपका वियतनाम का साथ देना क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका उसके क्या कहते हैं मतलब कि जो है इंडिपेंडेंस के अंदर, या आपका क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका हंगरी के अंदर क्या कहते हैं मतलब हेल्प करना, या आपका अफ्रीका के अंदर हेल्प करना। ठीक है, तो पाकिस्तान को क्या कहते हैं, पाकिस्तान और क्या कहते हैं आपका जो है कश्मीर का मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन में ले जाना। ठीक है, हालांकि वो गलत पॉलिसी साबित हुई, लेकिन उस टाइम पे उनको लगा कि शायद इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज हो जाएगी चीज़ें तब तो क्या कहते हैं झुकना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। लेकिन जब वो ऊपर गया तो वो इतने सारे देशों के बीच में उलझ गया मामला, और फैल गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, और उसकी वजह से हम काफ़ी ऊपर भी आए थे। लेकिन जब ये साउथ ईस्ट एशिया वाले जो देश थे वो अलग हो गए, तो इस चक्कर में क्या हो गया कि हम लोग थोड़े वीक पड़ गए, और इस वीकनेस की वजह से चाइना ने फ़ायदा उठाया और चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया क्या कहते हैं काफ़ी इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज हो गया कि अभी वीक है। ठीक है, और इंडिया की इकनॉमी काफ़ी वीक है, और इंडिया की इकनॉमी और मिलिट्री तो उससे भी ज़्यादा वीक है। और ये नेहरू जी की शायद एक मतलब ये कह सकते हैं कि शायद मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सोचा था। ठीक है, उस वक्त भी जब देखो एक आज कितनी अच्छी बात क्या कहते हैं चलती है दिमाग में कि यार अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, और एक तरफ मुद्दे क्या है, मुद्दे हैं हिजाब या भगवा। ये 2022 है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, और आज हमारे मुद्दे हैं हिजाब या भगवा। जबकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो दोनों तरफ जब पार्टीशन हुए थे आपका ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, उस वक्त लाखों लोग मारे गए थे, लाखों हिंदू और लाखों मुस्लिम मारे गए थे। लेकिन जब तब भी उसके बाद जो 1951-52 में जब देश में चुनाव हुए थे, तो उस वक्त हमारे मुद्दे जो थे वो समावेशी विकास थे। अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज सिन्हा जो प्रोफेसर हैं आपके जो है आरजेडी से जो है राज्यसभा के सांसद हैं बिहार के, उन्होंने बाकायदा ये बात भी अपनी कोट की, स्टेटमेंट कोट किया उन्होंने। और सही बात है यार कि उस टाइम पे समावेशी विकास हमारे मुद्दे थे। उस टाइम पे हमारे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य ये हमारे मुद्दे हुआ करते थे, और आज 75 साल देश की आज़ादी को हो चुके हैं, और मुद्दे हमारे पास है हिजाब और भगवा। और वो भी कहाँ पे, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि भाई क्या पहना जाए। मतलब सोचो कि दिस इज़ द लेवल दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियाज, मतलब कि द पॉलिटिक्स नाउ डेज। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा जो रोड़ा रहा वो क्या रहा कि हमने इकोनॉमी पे फोकस किया लेकिन मिलिट्री पे फोकस नहीं किया, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ठीक है, तो पहला फेज जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का था फ्रॉम सिंस 1947 टिल 1962 was also that was the era of emerging India, and that was the era of the setback of India's policy. उसके बाद हम सेकंड फेज में आए, 62 में ये चीज़ ख़त्म हुई, और 64 में इसी सदमे में जो है नेहरू जी चले गए। उसके बाद दूसरी मतलब कि दूसरा जो क्या कहते हैं हम स्टार्ट करेंगे 1962 से लेकर 1971 के अंदर दूसरा फेज़ है हमारा। इस वाले फेज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो आफ्टर वॉर ऑफ 1962 इंडिया मेड अ प्रोग्रामेटिक चॉइस ऑन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चेंज। उसके बाद हम लोगों ने चेंज की अपनी पॉलिसी को, हमने प्रैग्मेटिकली उस चीज़ को सोचा जो कि पहले कंसर्न है। वो हमारा कंसर्न क्या था, हमारा कंसर्न था सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी ठीक करनी है हमें। इसको उसके बाद हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने जो है थोड़ा सा मतलब कि जो है आपका यूएसएसआर की तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हुए। मतलब पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन हाँ ये है कि मतलब कि हमने यूएसएसआर को समझ लिया कि भाई यूएसआर, क्योंकि एक तो हमें पाकिस्तान अमेरिका जो है वो कुछ ज़्यादा आंखें दिखा रहा था। ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान और चाइना क्या कहते हैं, मतलब नॉट आई विल से चाइना बट द पाकिस्तान एंड अमेरिका वाज कमिंग टुगेदर, एंड फॉर दैट पर्पस वी वांटेड टू रिटेलिएट this collaboration or the grouping. So we started we started our relationship, we started merging our relationship with the Russia.
यूएसएसआर के साथ हमने रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट किए, ज़्यादा नहीं बट ये है कि हाँ हमने मतलब सपोर्ट करना स्टार्ट किया यूएसएसआर के क्या कहते हैं फ्रंट को। और उसके बाद जो है इंडिया फोक और मेनली क्या कहते हैं यूएसएसआर के साथ रिलेशनशिप जो हमारा सही हुआ वो हुआ 1969-70 के अंदर, 69-70 के अंदर की बात है, जब हमने रसिया के साथ जो है मतलब कि ट्रीटी साइन की, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हम लोगों ने, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन की रसिया के साथ, मतलब यूएसएसआर के साथ। और वो जो था क्या कहते हैं मतलब हमारा इनिशिएशन कह सकते हो आप जो है मतलब कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और उसने बहुत फ़ायदा भी उठाया, मतलब सॉरी फ़ायदा दिया भी हमें। 1971 के अंदर जो है सबसे बड़ा सपोर्ट अगर हमें किसी ने दिया था, मतलब अगर आपका जो है मतलब कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने में, तो उसने यूएसएसआर नहीं दिया था, क्योंकि एक फ्रंट पे वो था, नहीं तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है दैट इज़ इंडिया फेस्ड एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑन कश्मीर इश्यूज़ फ्रॉम द यूएस एंड यूके। यूएस एंड यूके की साइड से जो है क्या कहते हैं हमें जो है कश्मीर का मसला जो है वो भी हमें फेस करना पड़ा। इसका रीज़न है क्योंकि 1965 में जो है पाकिस्तान ने 1962 में जब हमारा वॉर हुआ चाइना के साथ, और चाइना के वॉर में जब पता चला कि हमारी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, तो इससे क्या हो गया कि मिलिट्री स्ट्रांग थी हमारी, बेसिकली मिलिट्री के पास जो इक्विपमेंट्स थे वो स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है ना, जो उनके पास आर्म्स एंड एमिनेशंस थे वो प्रॉपर नहीं थे, उनके पास जो कार्गो थी, भाई आप जो है -20 एंड 15 डिग्री क्या कहते हैं सेल्सियस में क्या कहते हैं टेम्परेचर में जो है अगर आप फाइट करवाएंगे आर्मी को, तो पहनने के लिए कुछ तो दो यार। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं मतलब कि हमारे पास नहीं थी उस टाइम पे, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान को लगा कि अच्छा मौका है, कश्मीर को अंदर ले लेते हैं। लेकिन उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री मतलब उनके बारे में कभी तसल्ली से बात करेंगे, ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, आई विल टेल यू, ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ही वॉज द मैन जिन्होंने क्या कहते हैं उस टाइम पे जो है पाकिस्तान को अच्छा मज़ा चखाया था। वो कश्मीर में घुस गया हमारे, हम कराची पहुंच गए। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग कि मतलब वो भी एक अपनी स्टोरी है, वो बताएंगे कभी तसल्ली से बैठेंगे, ठीक है ना। जनरल याया खान की स्टोरी है शायद, आयूब खान थे, पता नहीं आयूब थे या याया खान थे, शायद याया खान ही थे। उनका एक स्टेटमेंट याद आता है, वो कह रहे हैं कि अगली अगली सुबह क्या कहते हैं हम जो है आ, वो शास्त्री जी ने कहा कि मतलब याया कह रहे थे कि मतलब जो है हम जो है मतलब दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली में आके बैठ के चाय पीना चाहते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा कि आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं, हम ही 4 कदम थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है आपके पास आ जाते हैं। तो हम जो है कराची में घुस गए। तो दैट वाज द थिंग, ही वाज अ मैन ऑफ अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, आफ्टर दैट क्या कहते हैं 1965 का वॉर हुआ इसी टाइम पे, और इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है अब शिफ्ट हो गई कि अब हमें एक फ्रंट पे तो किसी न किसी का साथ लेना पड़ेगा, और हमने जो है यूएसएसआर के साथ जाना डिसाइड किया। इंडिया नाउ क्या कहते हैं नाउ स्टार्टेड टिल्टेड टुवर्ड्स द यूएसएसआर, एंड क्या कहते हैं उसके बाद ये हमारा मेंस फेज था। सेकंड वाले में हमने देखा कि हमने क्या किया, हमने सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, यूएसएसआर की तरफ निकले, 1965 का वॉर फेस किया। PL-480 किसकी वजह से अमेरिका हमें आग दिखा रहा था, उसके लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने टैप्स किए मैक्सिको के साथ। मैक्सिको के बाद याद होगा नॉर्मन बॉर्ले जो फाउंडर माने जाते हैं आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है, तो उनका साथ लिया हम लोगों ने जो कुछ भी है। उसके बाद आपका जो है तीसरा फेस आया 1971 से लेकर 1991। इंडिया शोड अ रिमार्केबल यूज़ ऑफ द हार्ड पावर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं वो किया। हालांकि इस टाइम पे हमारे देश के अंदर क्या कहते हैं मतलब कि अभी चलो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि 1971 में हमने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। दैट वाज अ वेरी मैसिव थिंग। ये पॉलिसी हमारी थोड़ी सी जो थी मतलब स्ट्रांग थी। साथ में हमने लिबरेट किया बांग्लादेश को, बताया मैंने। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ, क्या कहते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वो भी क्या कहते हैं हमारे इसी टाइम पे हुआ। उसके बाद फॉल हुआ यूएसएसआर का। ये बहुत ही पेनफुल था कि यूएसएसआर का क्या कहते हैं मतलब कि जो है फॉल हो गया। खैर नॉट पेनफुल आई विल से, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमें प्रॉब्लम फेस हुई। उसका गल्फ़ वॉर हुआ 1991 में, 1991-92 में जो है गल्फ़ वॉर हुए। उसकी वजह से जो है हमें क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका क्राइसिस हो गया। क्योंकि गल्फ़ वॉर की वजह से क्या हो गया कि पेट्रोलियम कंट्रीज़ ने जो पेट्रोल के प्राइस काफ़ी बढ़ा दिए, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी बिगड़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग मजबूर हो गए चौथे फेज़ में आने के लिए। चौथा फेज़ जो आया उसमें हमने क्या किया, LPG रिफॉर्म्स किए। और LPG रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए
इसके अंदर क्या हुआ कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमने अदर कंट्रीज़ के साथ एलपीजी में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को हम लेके आए और दुनिया भर के देशों को जो है हमने इनवाइट किया अपने देश के अंदर, और साथ में जो है हम लोग भी मतलब कि बाकी देशों के साथ जो है मतलब कि इन्वॉल्व हुए। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने 1998 में किया और ये सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा। इसकी वजह से यूएस ने हम पे सेंक्शन लगा दिया, और सेंक्शन की वजह से क्या होगा हमने उसके बाद क्या हुआ कि एक तो ये हो गया, दूसरी बात क्या हुआ कि